होगा तो जेब में रख लेंगे, लेकिन आपको ये पूरा मौका है कि वो प्रश्न आप लिख के दें। तो मैं सबसे पहले मनीष जी के पास आ रहा हूं, क्योंकि इनको 10:40 पे निकलना है, तो 10:40 के समय हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। मनीष, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मनीष के बारे में आपको बता दूं कि मनीष एक बहुत बढ़िया विद्वान है। इनके बारे में परिचय देने की आवश्यकता इसलिए नहीं रही क्योंकि आप पिछले 3 दिन से इनको सुन रहे हैं। आप कोविड के बाद से आपने लगातार इनको सुनना शुरू किया है, उनका अध्ययन, उनकी गहराई आपने देखी है। मनीष एक छोटे से गांव रहली के रहने वाले हैं और अजित हमारा जो है वो इनके चाचा होते हैं। और फुटेरा में कौन रहता था? तुम्हारे पिताजी। माइक ले लो भैया, माइक ले लो। तो तुम्हारे पिताजी रहते थे और मनीष ने अभी अभी नई किताब लिखी है। मनीष प्रोफेसर हैं खतौली के एक कॉलेज में जो मेरठ के पास है, वहाँ प्रोफेसर हैं और बहुत बढ़िया अध्ययन है, PhD की है मनीष ने। मनीष, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि महाविद्यालय में जब तुम आए थे तो तुम्हें लगता था कि तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल हो जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाओगे, ये आत्मानुभूति के मार्ग पर चल पड़ेंगे और तुम इसी गद्दी पे बैठ के एक प्रवचन करोगे? उस दिन कल्पना थी जितने तुम पहली बार आए थे उपाध्याय कॉलेज में हाफ पैंट पहन के? नहीं। हेलो, ऐसी कोई कल्पना नहीं थी। मैं तो यहाँ अज्ञानता में आया था। तुक्के में आ गए? तुक्के में आ गए। अज्ञानता थोड़ा अच्छा शब्द है, लेकिन तुक्के में आ गए। हम जब पढ़ते थे, हमारे साथ एक कजिन भी था, तो बस यूं ही 11वीं कक्षा में पढ़ते थे रहली में। तो बस सरकारी स्कूल था। आपको आवाज ठीक आ रही है? लौटते थे तो एक दिन ऐसे ही विचार आया कि यार रोज जाते स्कूल में कुछ पढ़ाई वढ़ाई तो होती नहीं है, चलो कहीं बाहर पढ़ने चले। तो हमारा जो कजिन था उसका नाम प्रफुल्ल था, हालांकि वो चला गया यहाँ से वापस। वो भी साथ में आया था? हाँ, सबके भाग में सब नहीं होता, आ जाने के बाद भी नहीं होता। और जो 5 साल पढ़ जाते हैं वे बहुत भाग्यवान होते हैं। गति के अनुसार मति चलती है, उसकी जैसी गति होनी थी मति वैसी चली। आए साथ में थे? आए साथ में थे। उसे आज भी अफसोस होता है इस बात का कि तुम रुक गए और हम आ गए। हाँ। तो बस यूं ही आ गया था, एडमिशन भी हो गया। लेकिन इतना ज़रूर है, आने के पहले मुझे कुछ नहीं पता था मैं जा रहा हूँ वहाँ क्या पढ़ाई होती है, और हो सकता है पता होता तो शायद आता भी नहीं। लेकिन बहुत सौभाग्य था कि मुझे वो पता नहीं था और मैं आ गया। और आने के समय कुछ नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे जब इस माहौल में ढला, छोटे दादा के मुंह से निकलने वाली वो प्रेरणाएं जो थीं वो बिल्कुल यहाँ जाकर घर कर जाती थी। और धीरे धीरे जब सारी तस्वीर स्पष्ट हुई, संसार का आकर्षण भी ज़्यादा सताया नहीं और ऐसा लगने लगा कि जीवन में करने लायक काम यही है, तत्व चिंतन, तत्व मनन। और जब स्वयं को वो आनंद मिलता है तो लगता है सारी दुनिया को भी यदि वो लड्डू मिल जाएं। तो ये जो दादा की भावना थी, बस इसी में ही फिर एक ही राह है वो अच्छी लगी और जो कुछ था। तुम आज संतुष्ट हो अपनी जिंदगी से, जो जिंदगी मिल गई? ये लगता कि नहीं यार कुछ और कर लेते तो कुछ और हो जाता? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है, जीवन की सफलता सम्यक दर्शन के साथ संयम होने में है, इसलिए वो संतुष्ट नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो ज्ञान मिला है, ये ज्ञान दृष्टि से संतुष्ट हूँ, क्योंकि वो मिल चुकी है। इससे आगे दृष्टि कोई नहीं है, लेकिन वो दृष्टि कैसे हमारी ज़िंदगी की रग रग में आ जाए और हम कैसे अनासक्ति के पथ पर बढ़ें, वो अभी काम बाकी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मनीष, मैं इसे ऐसा कह रहा हूं कि ये दो जीवन की 2 दिशाएं हैं, दिशाएं नहीं हैं, जीवन की 2 बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। एक है लौकिक जीवन और एक है पारलौकिक जीवन की ये दिशा, पारलौकिक जीवन की तरफ जाना, मोक्ष की तरफ जाना। तो ये तो मिल गया, इसकी बात बार बार कर रहे हो, लेकिन लौकिक जीवन में भी जो संतुष्टि है उसमें भी इस विद्यालय का कुछ योगदान है? योगदान क्या, सब कुछ विद्यालय का ही है। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां इस बात पर। मैं जो बात कहना चाह रहा था, मैं फिर यहां ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पारलौकिक जीवन का तो लक्ष्य जो दिशा धारा में हम चल रहे हैं वो तो मिल ही गया, लेकिन जिनको हमें जिसकी महिमा दिखती है, ये लोकल की नहीं, लौकिक की, वो उसमें भी आदमी को इसी विद्यालय का योगदान है, किसी और चीज का नहीं। ये मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। बिल्कुल, ये बात सत्य है। आज मैं जो कुछ भी हूं, जो पढ़ पाया,
आज मैं सरकारी नौकरी में हूँ, कॉलेज में हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, एचओडी हूँ। और आज मुझे ये सब कोई कहता है तो मुझे कोई उसमें कोई गर्व की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है ये जो भी है ये सब स्मारक के पुण्य से है, स्मारक के कारण है। मैं कुछ नहीं था। यदि मेरे जीवन से जिस दिन में स्मारक में मेरा प्रवेश हुआ महाविद्यालय में, मुझे लगता है पिछले 5-10 भव और आगे के 5-10 भव जितने भी होंगे, इन सारे भवों में यदि सबसे सौभाग्य का कोई पल था तो वो वही था जब मैं स्मारक में मेरा प्रवेश हुआ। बहुत बढ़िया। इससे बड़ा स्वर्णिम अवसर मुझे नहीं लगता कभी आएगा। जो कुछ भी है, जिनवाणी की सेवा, यहाँ अध्ययन मनन से ही वो सब सातिशय पुण्य बंधा, और उस सातिशय पुण्य के उदय में नौकरी वोकरी सब छोटी बात है। इसमें मुझे कोई गौरव की अनुभूति नहीं होती। लौकिक में तो पुण्य काम करता है, और वो भी मेरा नहीं है, वो भी दादा का है, वो भी स्मारक का है। मैं तो आनंद का अनुभव तब करता हूँ जब मैं यहाँ गद्दी पर बैठता हूँ, सामने शास्त्र होते हैं, और जब वो आचार्यों की गाथाएं जब पढ़ाता हूँ, तब लगता है कि हमारा जीवन बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है। और तो और हमारी पत्नी भी ये कहती है। हाँ, मेरा प्रश्न था ये, हाँ, कि तुम्हारी पत्नी को तुम पे गर्व है? नहीं। वो ऑनलाइन सुन रही है, मैंने पता कर लिया। तो सच बताना। मेरी पत्नी भी ये कहती है कि जब आप रात में 9 से 10 समय सार पढ़ाते हो, उस समय सबसे सुंदर लगते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोले उस समय इतने खुश होते हो आप, उस समय आपके चेहरे पे बहुत चमक होती है कि बाकी 23 घंटे में हम सोच नहीं सकते। मतलब इससे सिद्ध हो गया कि तुम्हारी पत्नी को ये नहीं लगता कि यार पता नहीं किसे शादी कर रही। ना उसे ये नहीं लगता कि मैं, उसे ऐसा लगता है मेरा कोई बड़ा बस सौभाग्य है। हालांकि मेरा भी ये सौभाग्य है कि मुझे मुझ जैसे झेलने वाली पत्नी मुझे मिली। यदि उसका सपोर्ट नहीं होता तो मैं यहाँ क्यों होता। मान लीजिए ऐसी पत्नी होती तो कहते घर बैठो, मेरे भरोसे बच्चे पैदा किए हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन नहीं, वो भी सौभाग्य महसूस करती। इस बात का नहीं कि मैं प्रोफेसर की पत्नी हूँ, इस बात का कि मैं एक जिनवाणी की सेवक की पत्नी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक अंतिम प्रश्न है मनीष के, अगर विद्यालय में जैसे देखो, सबसे बड़ी बात है कि हमारे ना 90% बच्चे और 80% बच्चे बिल्कुल ऐसे आ जाते हैं जैसे वो माँ के गर्भ में जाते हैं। पता नहीं चलता मैं इस घर में पैदा हो गया, भागल खानदान है, इसमें मेरा क्या योगदान था, मैं कैसे आ गया। मुझे तो बाद में पता चला 20-25 साल में, अच्छा मैं इस घर में आ गया। 20-25 साल का हो गया तब, उससे पहले किसे पता चलता है। तो ये भी विद्यालय में ऐसे ही तो आ गए कि पता नहीं चला कहां पहुंच गए। और ये जितने बच्चे बैठे हैं इसमें तो 90% ऐसे ही होंगे, क्योंकि हम तो सुनते हैं ना जब वो होता है परिचय सम्मेलन, नहीं विदाई सम्मेलन, परिचय सम्मेलन में तो रटा रटाया बोलते हैं आत्मानुभूति और तत्व प्रचार। पर वो जो विदाई समारोह होता है तब वो कहता है कि भैया हम तो ऐसे ही आ गए थे, हमें पता नहीं था कहां पहुंच रहे हैं हम। यहाँ आने में पता चला 2 साल बाद पता चला कि हम कहां, जैसे 25 साल बाद पता चला मैं भागल खानदान में पैदा हो गया। तो ऐसे ही अगर विद्यालय में नहीं आते तो जीवन कैसा होता। इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करता। ओहो। यानी मैं कल्पना नहीं कर सकता कि यदि मैं महाविद्यालय में नहीं आता तो क्या जीवन होता। मतलब ऐसी कोई इतना बेकार होता मैं कल्पना ही करके कांप जाता हूं। तो सुन ले वे सब लोग जिनके बच्चे 10वीं क्लास में आ गए हैं, इस बात को सुन ले, जिनके 11वीं में आ गए, मैं उनको हीन भावना का शिकार नहीं होने देना चाहता हूं। पर जिनके बच्चे हुए नहीं हैं या पहली से लेकर 10वीं तक है, वे सुन लें कि मनी से कह रहे हैं कि अगर मैं विद्यालय में नहीं आता तो मरना पसंद करता। ठीक कहा ना ये। अब क्या करें, इससे ज़्यादा और कौन से शब्द बोलूं। कई बार जब शब्द कम पड़ जाते हैं तो ऐसी बात बोलनी पड़ती है लेकिन मैं अपने विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, दादा को ये आत्मगौरव था कि मैं दुनिया में सर्वोत्कृष्ट तत्व ज्ञान दुनिया को बता रहा हूं, और वो वही आत्मगौरव सारे विद्यार्थियों में देखना चाहते थे। और मैं कभी उस आत्मगौरव से नीचे नहीं आया।
आज तो चलो नौकरी है, सब है, आप लोग जानते भी हैं, लेकिन वो दौर भी था जब मैंने संघर्ष भी किया, बेरोजगार भी रहा, लेकिन कभी हीनता की भावना नहीं आई, क्योंकि वो जो आत्मगौरव था मेरे अंदर कि ये लौकिक सफलताएं वो अलग एक सेक्टर है, लेकिन ये जो चीज़ मुझे मिली है ये ज़िंदगी में कभी कोई नहीं दे सकता, और ये एक अलग बात है, ये अलग सेक्टर है। और आज भी मैं महसूस करता हूँ जब मैं कॉलेज जाता हूँ, अब नौकरी है करनी पड़ती है, उसे भी ईमानदारी से करता हूँ, लेकिन क्लास में जब घुसता हूँ तो अंदर से एक आवाज़ आती है कि भाई मनीष तुम इसके लिए नहीं बने हो। सच में ऐसा लगता है कि मैं जब दुनिया लौकिक कार्य करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मनुष्य भाव कुड़ियों के भाव जा रहा है, बिल्कुल फ्री के भाव जा रहा है। इसके लिए हम नहीं बने, स्मारक के विद्यार्थी इसके लिए नहीं बने, हमारे पूर्वजों ने महाविद्यालय उस उम्मीद से नहीं खोला था, लेकिन करते हैं। लेकिन ये जो गौरव, लेकिन जब उससे हटकर जब इस चीज़ में आते हैं तो सच में लगता है यही जीवन है। और पता नहीं कौन से दिन ये भावना फलीभूत हो जाए कि वो नौकरी भी गले का पल्ला है, वो छूट जाए। ये मैं वो व्यक्ति कह रहा हूँ जो सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, IAS IPS ग्रेड की नौकरी कर रहा हूँ, 2-2.5 लाख रुपए तनख्वाह है, तब भी मुझे उससे जरा भी लगाव नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे इस आत्मगौरव के आगे ये सब तुच्छ चीजें हैं। और ये जो आत्मगौरव जगाया है, ये दादा ने जगाया है, बड़े दादा ने जगाया है, इस विद्यालय ने जगाया है, और हम चाहते सबके अंदर ये आत्मगौरव हो। बहुत बढ़िया। मेरा प्रश्न था और मैं इस प्रश्न के लिए भूमिका बनाने की कोशिश कर रहा था कि मनीष अगर तुम्हें आपत्ति ना हो तो औरतों से उम्र और आदमियों से तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए, आमदनी, पर मैं तुमसे पूछने की हिम्मत कर रहा हूं। लेकिन वो इतना पवित्र व्यक्ति है कि उसने अपने मन से बता दी 2-2.5 लाख रुपए की तनख्वाह। पूछ लेना अपने बच्चों से कौन सा क्या क्या ITI IIM फिर, अरे हम तो बहुत सज्जन थे भाई साहब, जब BA BCom BSc होती थी। आजकल बच्चे क्या पढ़ते हैं पता ही नहीं चलता, और 11वीं के बाद क्या पढ़ जाते हैं, और उसके बाद पता कर लेना किस आदमी की 2.5 लाख रुपए की महीने की तनख्वाह होती है, कौन से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तनख्वाह 2.5 लाख की होती है। साकेत, तुम तो जॉब मार्केट में हो, तुम तो रह के आए हो सिंगापुर, और इतने बड़ी प्रोफाइल पे हो, इतने बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज विद्यालय का शास्त्रीय विद्वान जो निषेध बुद्धि पूर्वक अगर अपनी जॉब कर रहा है और इतनी तनख्वाह पाते हुए भी अपने आत्म कल्याण में और तत्व प्रचार में इतना भागीदार है, ये पंडित टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय है। और मनीष, एक अंतिम बात कि तुम्हारे पास समय कम है और हमारे पास हमें भी और तेजी के साथ दौड़ना है। ये सारे के सारे पेरेंट्स बैठे हैं जिनके बच्चे अब 10वीं क्लास में इस साल पढ़ रहे हैं। तुम सिर्फ 60 सेकंड में इनको ये बता दो कि ये अपने बच्चों को विद्यालय में भेज दें अगले साल। ये मान लो ये सब 10वीं क्लास के, इनके बच्चे 10वीं क्लास में हैं और ये अगले साल विद्यालय में भेज दें, इस बात की प्रेरणा तुम्हें सिर्फ 60 सेकंड में देनी है। 60 सेकंड में। जब मैं, बबलू भैया, शांति जी, दादा, अभय जी, जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो कैसे लगते हैं, मैं ये बता दो बस। यदि ऐसा लगता है कि ये गद्दी पे बैठा हुआ कोई महान काम कर रहा है, ये सारी दुनिया को मानवता और भगवान बनने के रास्ते पे ला सकता है, यदि आपको ये विश्वास है तो आप अपने बच्चों को यहाँ भेजो। क्यों? कल के दिन आप पछताओगे। आप, मेरा बस चले ना, मान लीजिए कोई ऐसी बात आ जाए, मेरे पास इतनी ताकत आ जाए तो मैं तो संविधान में वहां क्या सदन में पारित कर दूं कि दुनिया का, भारत का कोई भी बच्चा होगा पहले शास्त्री करेगा, बाद में कुछ और करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि शास्त्री आपको जीवन देगी, आपको जीवन के पार के तत्वों बारे में बताएगी, आपका भी समाधि मरण कराएगी। यदि आपका बच्चा करोड़ों रुपए भी कमाने लगा, आपको केवल तसल्ली रहेगी कि मेरा बच्चा 7 समंदर पार अमेरिका के किसी शहर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। लेकिन आप ध्यान रखना, आप यहाँ तड़फते रहेंगे, मर भी जाएंगे तो हो सकता है वो आपकी 13वीं में भी ना आ पाए। समाधि मरण तो बहुत वृद्धाश्रम में भेज जाएगा, कोई खास बात नहीं है। वृद्धाश्रम में भेज दिए जाएंगे। इसलिए भैया, अपना और उस बच्चे का भी परलोक सुधारना है तो महाविद्यालय में भेजिए, भेजिए, भेजिए। ये बैठे हैं USA से, शिकागो से आए हैं, इन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन कराया है। ये मिसाल है एक। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जोरदार तालियां मनीष के लिए।
और हमें बहुत सारे प्रश्न मनीष से बात करनी थी, तो हमें उन्हें एक साथ कर दिए जिससे भी निकल सकें। और अपनी 2.5 लाख रुपए आज्ञा आई थी, तुम्हारी 2.5 लाख रुपए की नौकरी पे हम कोई काला धब्बा नहीं लगाना चाहते हैं, इसलिए हम तुम्हें आज नहीं रोक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।